हाँ जी, विजिबल है जावा बाइट कोड, जावा टी पॉइंट। यस मैम। टॉपिक है, छोटे छोटे हैं, शॉर्ट नोट में आ सकते हैं ये, ठीक है। जावा बाइट कोड, जावा वर्चुअल मशीन, जावा डेमो कोड, इसके बाद में ये टाइटल स्टार्ट। जावा बाइट कोड क्या होता है? फॉर एग्जांपल, जब हम सी के प्रोग्राम्स, जावा के प्रोग्राम्स बनाते हैं तो हमारे को जावा फोल्डर्स में जेडीके बिन में हम बनाते हैं, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल मैंने प्रोग्राम बनाया था, A1 क्लास में बनाई थी, जैसे ए है, ये देखो नजर आ रहा है डेमो फाइल। यस। ये जावा फाइल थी हमारी, जावा का मैंने प्रोग्राम बनाया था, ठीक है। और जब मैं ऐसे करती हूँ कमांड प्रॉम्प्ट पे, ठीक है, हम लिखते हैं जावा सी, दिस इज अ जावा कंपाइलर, सी मींस कंपाइलर। तो ये क्या है, मेरा जावा का कंपाइलर। डेमो मेरी फाइल का नाम था, जो मेरी जावा फाइल थी, उसका एक्सटेंशन क्या था, डॉट जावा, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या करती है, जावा सी मतलब जावा का कंपाइलर है, जो जावा के प्रोग्राम को, इसने कौन सी फाइल ली है, डॉट जावा फाइल पिक करी है, ठीक है। ये क्या करता है, आपकी जावा फाइल को पिक करके, मतलब उसके सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है। कन्वर्टर है, कंपाइलर क्या होता है, ट्रांसलेटर, ट्रांसलेट करता है इन द फॉर्म ऑफ, जब इसमें कोई एरर नहीं आती है तब, अगर कोई एरर आती है, अच्छा सॉरी हम उस पाथ पे नहीं है, मुझे उस पाथ पे जाना पड़ेगा, जेडीके के बिन पे कंट्रोल सी, कमांड प्रॉम्प्ट सीडी, राइट क्लिक, फिर से सेम कमांड, अच्छा ये प्रोग्राम जब हमने एग्जीक्यूट किया था तब किया है, स्टैटिक, ठीक है। जब तक प्रोग्राम के अंदर कोई एरर होती है तब तक वो कंपाइल नहीं होता है, ठीक है। अब मेरा ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, तो तभी मेरा प्रॉम्प्ट आ गया है। इसका मतलब क्या था, मैंने क्या किया, जावा के कंपाइलर को अपना प्रोग्राम दिया, जो मेरा सोर्स कोड था जावा फाइल, ठीक है। उसने कंपाइलर ने क्या किया, इसका बाइट कोड जनरेट किया, ठीक है। बाइट कोड का मतलब है एक ऐसा कोड, बाइट कोड कौन सा जनरेट किया, कौन सी फाइल होगी जो उसको कन्वर्ट करके किया है, डॉट क्लास फाइल। जैसे ही आप जावा सी का कंपाइलर बना करके जावा सी के थ्रू फाइल का नेम देके वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है, ये पहले एग्जीक्यूट हो गया था इसीलिए इसकी वैल्यू थी। और अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, फॉर एग्जांपल इसको मैंने डिलीट कर दिया और हम जा रहे हैं अपने जावा प्रॉम्प्ट पे, अब मैं अगर इसको फिर से कंपाइल करूंगी ना, कंपाइलेशन के बाद में ये फिर से यहाँ पे देखो, उसने जावा डेमो डॉट क्लास फाइल फिर से बना दी, ठीक है। तो जैसे ही मैं उस कंपाइलर को फाइल देती हूँ, उसने मेरे सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया। बाइट कोड मतलब उसको डॉट क्लास फाइल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, जो बाइट कोड होता है उसकी डॉट क्लास फाइल उसकी एक्सटेंशन होती है। ये जो कोड उसने कन्वर्ट किया ना कंपाइलर में, ये मशीन इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब है अगर आप जावा का प्रोग्राम उठाते हो ना, तो वो डायरेक्ट कन्वर्टेबल नहीं होता है, बट डॉट क्लास फाइल क्या है, आपकी उस टाइप की मशीन की फाइल होगी जिस टाइप की आपकी मशीन है, ठीक है। इससे क्या है कि जिस तरह की फाइल मशीन के ऊपर ये प्रोग्राम फाइल लेके जाओगे, उसके ऊपर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका मतलब है ये बाइट कोड ही होता है जो उस फाइल, मतलब डॉट क्लास फाइल ही है जो आपकी जावा को पोर्टेबल बनाती है। पोर्टेबल मतलब कि सेम ही प्रोग्राम को आप डिफरेंट डिफरेंट मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये होता है आपका बाइट कोड जो डॉट क्लास फाइल होती है। तो इस तरह बाइट कोड क्या होता है, उसी मशीन के अकॉर्डिंगली उसको बना देते हैं। एक वैसे ये कॉमन होता है, बट इसको ट्रांसलेटर जब इंटरप्रेटर है, जब हम रन करते हैं ना, तो वो होता, कंपाइलर ने क्या किया, उसकी डॉट क्लास फाइल मतलब बाइट कोड बनाया है, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही आप जावा लिखते हो, जावा इज एन इंटरप्रेटर है, और फिर उस टाइम पे आप डेमो देते हो, क्योंकि उसने अब डॉट जावा फाइल नहीं उठानी,
इंटरप्रेटर कौन सी फाइल उठाता है, जो डॉट क्लास वाली थी, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डॉट क्लास उठाता है। ठीक है, ये क्या है, पहले कंपाइलर था उसने डॉट जावा लेकर के उसकी डॉट क्लास फाइल बना दी जो कि बाइट कोड था। और जावा इंटरप्रेटर क्या होता है, ये डॉट क्लास फाइल लेता है, डेमो नाम वाली डॉट क्लास फाइल लेगा और उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, आपकी मशीन के अकॉर्डिंग, जिस टाइप की आपकी मशीन होगी। ठीक है, अगर आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो उसके आपकी जो क्लास फाइल है ये मशीन इंडिपेंडेंट है डॉट क्लास फाइल, मतलब किसी भी टाइप की मशीन इसको एक्सेप्ट कर सकती है, चाहे आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे ले लो, चाहे मैक पे ले लो, ठीक है, या यूनिक्स पे ले लो, लिनक्स पे ले लो, ठीक है, सबके लिए सेम ही टाइप की फाइल। क्लियर, तो डॉट जावा फाइल आप इस जावा इंटरप्रेटर ने एक्सेप्ट करी और उसको वो उस टाइप की मशीन में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर आपकी मशीन विंडोज है तो ये विंडोज टाइप की कमांड के अंदर उसको कन्वर्ट कर देगा कि मशीन जो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अंडरस्टैंड कर सके। और अगर मैक है तो ये जो डॉट क्लास फाइल है उसको उस तरह मैक के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर देगा, उस टाइप की फाइल के अंदर कन्वर्ट कर देगा जिस टाइप का आपका सिस्टम है। ठीक है, बट डॉट क्लास इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, एनी टाइप ऑफ योर सिस्टम आर्किटेक्चर, तो मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है डॉट क्लास फाइल। इसीलिए ये मशीन इंडिपेंडेंट मतलब पोर्टेबल फाइल होती है, मींस इस फाइल को आप किसी भी सिस्टम पे ले जाओ सबके लिए वो एग्जीक्यूट होगी। बट जो अल्टीमेटली जावा डेमो लिख के फाइल कन्वर्ट बनेगी वो हर सिस्टम पे नहीं चलेगी क्योंकि वो उस सिस्टम के अकॉर्डिंग है। इसीलिए जावा पोर्टेबल लैंग्वेज कैसे है कि जो कंपाइलर है जो फाइल क्रिएट कर देता है वो फाइल किसी भी सिस्टम पे एग्जीक्यूट की जा सकती है। ठीक है, किसी एक सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं करती है क्योंकि वो कॉमन होती है। और फिर अल्टीमेटली जो इंटरप्रेटर होता है वो उसको उस फाइल में कन्वर्ट कर देता है जैसे उसको जिस टाइप की मशीन है। ठीक है, तो ये जावा इंटरप्रेटर क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन होती है। ठीक है, मतलब इसी ने ही आपकी प्रोग्राम को लेकर के उस तरह की फाइल बनाई जो उस सिस्टम को अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, जावा इंटरप्रेटर इज योर जावा वर्चुअल मशीन एंड जावा सी इज योर कंपाइलर। इसने बाइट कोड जनरेट किया और इसने इंटरप्रेटर ने फाइल को लेकर के उस मशीन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया जिस टाइप की मशीन आपकी है, जिस टाइप का आपका सिस्टम है। क्लियर है, तो ये सारी चीजें इसी के अंदर लिखी हुई हैं। जावा बाइट कोड क्या होता है, बाइट कोड इज एन इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ जावा वर्चुअल फॉर जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन मतलब किसके लिए, जावा वर्चुअल मशीन इज माई जावा इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर के लिए ये बाइट कोड है उसके लिए। ठीक है, तो जावा वर्चुअल मशीन क्या होगी, उसमें बाइट कोड को एक्सेप्ट करना है। इट एक्ट्स सिमिलर टू असेंबलर, जैसे सी में असेंबलर होता है जैसे वैसे ही यहाँ पे बाइट कोड होता है। और C++ या C कुछ भी करें। As soon as Java program is compiled, जैसे ही जावा का प्रोग्राम आप कंपाइल करते हो बाइट कोड इज जनरेटेड, मतलब डॉट क्लास फाइल जनरेट हो जाती है। इन मोर एप्ट टर्म जावा बाइट कोड इज अ मशीन कोड इन द फॉर्म ऑफ डॉट क्लास फाइल। जो मैंने अभी बोला बाइट कोड क्या होता है, डॉट क्लास फाइल। With the help of Java bytecode, we can achieve the platform independence in Java. Platform independence means portability. Platform मतलब किस तरह की आपकी मशीन है, किस टाइप का आपका प्लेटफॉर्म है, विंडोज है, डॉस है, मैक है, लिनक्स है, यूनिक्स है। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब टाइप ऑफ सिस्टम के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है। इसी जावा बाइट कोड की ही वजह से हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस के फीचर को अचीव करते हैं जावा, तभी जावा एक हाईली यूजेबल लैंग्वेज है। ठीक है, क्योंकि ये पोर्टेबल है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। When we write a program in Java, firstly the compiler compiles the program. पहले यूजर क्या करता है, कंपाइल करता है and a bytecode is generated for a piece of that code. bytecode जनरेट हो गया जो कि डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है हम जब कंपाइल करते हैं। When we wish to run this dot class file, कि हम जब इसको रन करना चाहते हैं, मतलब पहले हम कंपाइल करते हैं फिर इसको रन करते हैं। फाइल when we wish to run this dot class file on any other platform, किसी और प्लेटफॉर्म पे भी अगर मतलब अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी, अब मैंने कंपाइल कर लिया मेरे विंडोज वाले सिस्टम पे, अब जो डॉट क्लास फाइल है मैं उठा के ले जाऊंगी किसी और सिस्टम पे, मैक वाले सिस्टम पे, कि अलग दूसरे प्लेटफॉर्म पे मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ। आफ्टर द फर्स्ट कंपाइलेशन द बाइट कोड जनरेटेड इज नाउ रन बाय द जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, रन कौन करता है, जावा वर्चुअल मशीन। मैंने हम अभी बताया ना, मैंने जावा इंटरप्रेटर इज जावा वर्चुअल मशीन, क्योंकि एग्जीक्यूट कौन करता है, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है,
तो जो ये है ना, इसी ने एग्जीक्यूट किया, मैंने ये वाली लाइन लिखी तभी एग्जीक्यूट हुआ ना, पहले तो सिर्फ कंपाइल हुआ था, आउटपुट तो नहीं आया। अब इसके लिखने से ये रन होता है मेरा प्रोग्राम, जो उस प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कमांड थी। ठीक है, अब देखो ये रन हो गया। ठीक है, तो रन कौन करता है? जावा इंटरप्रेटर, जो कि मेरी जावा वर्चुअल मशीन है। is now run by the Java virtual machine, not the processor in consideration. This essentially means that, इसका मतलब क्या है कि जो आपका प्रोग्राम रन होता है वो जावा वर्चुअल मशीन रन करती है, ना कि आपका प्रोसेसर अलग से रन करता है। मतलब एक टेम्परेरी सी मशीन बन जाती है जो उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देती है कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सके, ना कि आपका सीपीयू डायरेक्टली। ठीक है, this essentially means that we only need to have basic Java installation on any platform and we want to run our code on. Resources required to run the PyCode are made available by Java Virtual Machine. Basically, वही सी line लिखी हुई है. Calls the processor to allocate the required resources. यहाँ तक बहुत है, ठीक है, इतना बहुत है, आपको इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, ये डायग्राम देख लो एक बार किस तरह से है। पहले डॉट जावा फाइल हम सोर्स कोड बनाते हैं, जो मेरा प्रोग्राम है उसकी डॉट जावा फाइल बनाते हैं। फिर कंपाइलर दिया, मतलब जावा सी कंपाइलर को मैंने मेरा प्रोग्राम दिया, मीन्स मैंने ये वाली लाइन लिखी, जावा सी कंपाइलर को मैंने अपना प्रोग्राम दिया कि डेमो डॉट जावा प्रोग्राम को कंपाइल करो। डेमो डॉट जावा दिया था मैंने, ठीक है, उसको दिया, कंपाइलर ने उसको एक्सेप्ट किया और उसको कौन सी फाइल में कन्वर्ट किया? बाइट कोड। बाइट कोड इज हमारी डॉट क्लास फाइल। फिर बाइट कोड किसने लिया? जावा वर्चुअल मशीन, जो हर मशीन के अकॉर्डिंगली डिफरेंट होगी। विंडोज अलग है, लिनक्स अलग है और मैक अलग है, हर का इंटरप्रेटर डिफरेंट डिफरेंट होता है, कंपाइलर कॉमन होता है। तो इंटरप्रेटर ने डॉट क्लास फाइल कॉमन हो गई, वो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। हर एक ने जावा इंटरप्रेटर ने अपनी फाइल को लिया, डॉट क्लास फाइल को लिया और उसी टाइप के कोड में कन्वर्ट कर दिया। ये विंडोज का मशीन कोड है, उस ताकि विंडोज अंडरस्टैंड कर सके। ये इस तरह का मशीन कोड है कि लाइनक्स अंडरस्टैंड कर सके, और ये इस तरह का कोड है जो मैक अंडरस्टैंड कर सकता है, कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना आर्किटेक्चर डिफरेंट होता है। ठीक है, तो वर्चुअल मशीन इज माय जावा इंटरप्रेटर, उसने एक्सेप्ट किया जो कॉमन क्लास फाइल और उसको कन्वर्ट कर दिया उसी टाइप के कोड में जो वो मशीन खुद अंडरस्टैंड कर सकती है। ठीक है, मेन एडवांटेज क्या होता है जावा बाइट कोड का? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस इज वन ऑफ द सोल रीजंस फॉर व्हिच जेम्स गोस्लिंग, जिसने जावा बनाई थी, started the formation of Java, and it is this implementation of Java code which helps us to achieve this. ठीक है, तो जावा बाइट कोड की ही वजह से हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस के फीचर को अचीव करते हैं, और ये बनाई की इसीलिए गई थी कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस को हम अचीव कर सकें। Hence, bytecode is very important component of any Java program. A set of instructions for the Java virtual machine may differ from the system to system, but all can interpret the bytecode. ठीक है, a point to keep in mind is that by non-runnable code, क्योंकि वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता है, इंटरप्रेटर की जरूरत होती है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। दस वर्चुअल मशीन कम्स इनटू प्ले। बाइट कोड को हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, बट इंटरप्रेटर हमारा क्या करता है, जो कि जावा वर्चुअल मशीन है उसको एक्सेप्ट करके इस तरह की कोड में कन्वर्ट करता है जो एग्जीक्यूट कर सके। एग्जीक्यूट डॉट क्लास फाइल नहीं होती है, ये ट्रांसलेट होती है मशीन कोड में, फिर मशीन कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता है आपका। ठीक है, तो उसमें कन्वर्ट कर दिया उसने, बस यही चीजें लिखी हुई है, सेम चीज। दिस इज ऑल अबाउट जावा बाइट कोड। ठीक है, देन जावा डेवलपमेंट किट क्या होती है? ठीक है, जावा बच्चे हर ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है कि उसको सेटअप के लिए रिक्वायरमेंट है, नेटवर्किंग की कैपेबिलिटी भी जावा में होती है, बट जावा डेवलपमेंट किट क्या होती है? जावा डेवलपमेंट किट का मतलब है आपको एक जावा का रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है और आपको एक डेवलपमेंट का एप्लीकेशन देती है। किट मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ फाइल्स, ठीक है, जो आपको हेल्प करती है कि आप जावा के प्रोग्राम को लिख सको, उसको कंपाइल कर सको, और एक प्लेटफॉर्म देती है जिसके अंदर आप उनको एग्जीक्यूट कर सको। तो किट मतलब डेवलपमेंट, जावा के प्रोग्राम्स को डेवलप करने की किट इज कॉल्ड अ जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, कि अदरवाइज आप जावा के प्रोग्राम कहाँ बनाओगे? जावा डेवलपमेंट किट मतलब जो आपने जावा का फोल्डर इंस्टॉल करके सेटअप किया है ना, वो आपकी जेडीके है। ठीक है, जावा डेवलपमेंट किट मतलब जेडीके। देखो ये जिसका नाम भी जेडीके है ना, जावा डेवलपमेंट किट है, जावा का फोल्डर है, फिर इसमें जेडीके होगा, तभी आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, डेवलप कर सकते हो और एग्जीक्यूट कर सकते हो। क्लियर है?
तो ये हमारी सारी चीजें हमें प्लेटफॉर्म सारे के सारे सेट ऑफ फाइल्स हमें प्रोवाइड करवाती हैं, जिससे कि हम जावा के प्रोग्राम को टाइप करके कंपाइल करके उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, JDK is an acronym for Java Development Kit. JDK is a software development environment. कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मतलब आप जावा का कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एनवायरनमेंट देती है, अदरवाइज आप जावा के प्रोग्राम कहाँ बनाओगे, उस किट में कुछ है, फाइल्स है, उसी की वजह से आप उनको बना के एग्जीक्यूट कर सकते हो। Which is used to develop Java applications and applets. जावा में हम एप्लेट्स और एप्लीकेशंस दोनों बनाते हैं, ये आप लेटर ऑन सेक्शंस में देखोगे। ठीक है, इट फिजिकली एग्जिस्ट, इट कंटेन्स JRE प्लस डेवलपमेंट टूल। JRE मतलब जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, JRE, जिसकी वजह से आपको ये JRE ही एप्लीकेशन होती है जो आपके जावा के प्रोग्राम को रन होने के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए JRE होता है और डेवलपमेंट टूल्स मतलब जावा के प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। ठीक है, डेवलप करके मतलब प्रोग्राम बना लिए फिर उनको रन करना है, तो ये सारी चीजें जावा डेवलपमेंट किट के अंदर होती हैं। JDK is implementation of any one of the given below platform raised by the Oracle operation. अलग-अलग एडिशंस होते हैं जावा के। ठीक है, JDK contains a private Java virtual machine. जावा वर्चुअल मशीन होगी तभी तो आप उन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करोगे इंटरप्रेटर की वजह से, एंड अ फ्यू अदर रिसोर्सेज सच एज इंटरप्रेटर और जावा लोडर। जावा वर्चुअल मशीन इज अ कंपोनेंट ऑफ जावा। जावा इंटरप्रेटर इज अ कंपोनेंट ऑफ वर्चुअल मशीन। मशीन एक बड़ा कंपोनेंट है, उसके अंदर इंटरप्रेटर आता है। ठीक है, और इंटरप्रेटर भी होता है और लोडर जो आपके प्रोग्राम को लोड करता है, कंपाइलर, ये सारी चीजें उसी के अंदर होंगी JDK के अंदर। वर्चुअल मशीन होगी, ठीक है, इंटरप्रेटर, लोडर, कंपाइलर होगा, आरके फाइल होती हैं, ये सारी चीजें उसको जावा के डेवलपमेंट के लिए हमें रिक्वायर्ड होगी वो सारी, टू कंप्लीट द डेवलपमेंट ऑफ अ जावा एप्लीकेशन। इतना ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, ये छोड़ देना, बस इतना ही शॉर्ट नोट में ही क्वेश्चन आना है, इतनी थ्योरी बहुत है JDK की। ठीक है, Java virtual machine. Java virtual machine is called JVM, is an abstract computing machine or a virtual machine interfaces that drives the Java code. जो Java code को execute करता है वो जो मशीन होगी वो Java virtual machine होगी। ठीक है, JVM means Java virtual machine engines that drives the Java code. Mostly in other programming, compiler produces the code for a particular system. सेम चीजें हैं, बाइट कोड के बारे में लिखा हुआ। बाइट कोड इज इंटरमीडिएट लैंग्वेज एंड बिटवीन द सोर्स एंड होस्ट सिस्टम। इट इज द, क्योंकि बाइट कोड क्या है, इंटरमीडिएट है, कि वो क्या कह रहा है कि डायरेक्ट आप बाइट कोड जो है डायरेक्ट कोड नहीं है जिसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, एक इंटरमीडिएरी मतलब इन बिटवीन का कोड है। मतलब पहले सोर्स कोड बनाते हो, फिर बाइट कोड बनता है, फिर मशीन कोड बनता है जो उस सिस्टम के लिए, होस्ट सिस्टम मतलब जिस सिस्टम के ऊपर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो उनके बीच का कोड है, उस सिस्टम का कोड भी नहीं है और सोर्स कोड भी नहीं होता। तो जावा बाइट कोड इज अ इंटरमीडिएट कोड। इट इज अ मीडियम व्हिच कंपाइल्स द जावा कोड टू बाइट कोड। ये डायग्राम देखो, जावा का सोर्स कोड कंपाइलर ने कंपाइल किया, बाइट कोड बनाया। बाइट कोड किस में गया, जावा वर्चुअल मशीन में। ठीक है, मैंने अभी बताया जावा वर्चुअल मशीन इज अ बिगर कंपोनेंट, उसी के अंदर जावा इंटरप्रेटर होता है जो मेरे प्रोग्राम को रन करता है। मींस इंटरप्रेटर ने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया और वो किसके लिए किया, जावा वर्चुअल मशीन के लिए, और फिर वर्चुअल मशीन ने वो प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को आपके सीपीयू को प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, समझ आई ये चीज। सोर्स कोड से कंपाइलर ने बाइट कोड बनाया, बाइट कोड किसके पास जाएगा, एक ऐसी मशीन के लिए जो वर्चुअली मतलब जो एक्चुअली में आपके प्रोग्राम की आपकी मशीन नहीं है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो एक वर्चुअल मशीन है जिसमें एक जावा इंटरप्रेटर होगा, वो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, डायरेक्ट आपका सीपीयू या ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्लियर, तो जावा वर्चुअल मशीन के लिए हमने बनाया वो कोड और इंटरप्रेटर उसमें से है जिसने रन किया एंड अल्टीमेटली प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के पास पहुंचा। बस इतना ही करना है, इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, डायग्राम समझ लेना और ऊपर की 2-4 लाइंस, बस इतना ही आता है शॉर्ट नोट में। ये तीनों टॉपिक आपको शॉर्ट नोट में आएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है इनहेरिटेंस। समझ आ रहा है बच्चे यहाँ तक? ये तो थ्योरी टॉपिक्स हैं शॉर्ट नोट में आने वाले, ठीक है। अब आपका एक्चुअल टॉपिक शुरू होता है इनहेरिटेंस वाला, सेक्शन बी, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या होता है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने एक्सप्लेन किया था। इनहेरिटेंस का मतलब है कि हमारे पास जावा के प्रोग्राम में बचे मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं, एक से ज्यादा क्लासेस हमारे पास जावा के प्रोग्राम में हो सकती हैं। इनहेरिट करने का मतलब क्या है, हम नॉर्मली इनहेरिटेंस हम अपने नॉर्मल रियल लाइफ में देखो इनहेरिटेंस क्या होती है कि बच्चे क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स की फीचर्स को इनहेरिट करते हैं। इसी को ही मतलब हमें जो विरासत से चीजें मिलती आ रही हैं उसी को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। सेम चीज यहाँ पे जावा में, ठीक है, कि हमने चाइल्ड क्या करता है, अपने पेरेंट्स से क्वालिटीज को इनहेरिट करता है, ठीक है, उनके फीचर्स को इनहेरिट करता है। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो चाइल्ड है उसमें सिर्फ पेरेंट्स के ही फीचर्स होंगे, वो उन दोनों के फीचर्स को तो इनहेरिट कर ही सकता है, बट उसके कुछ अपने फीचर्स और क्वालिटीज भी हो सकती है इन एडिशन टू द फीचर्स इनहेरिटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। क्लियर है? तो सेम इज इन जावा। इनहेरिटेंस का मतलब यहाँ पे हम क्या है, नॉर्मली एक एंटिटीज सेम एज ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस इन जावा, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, ठीक है। तो जावा में क्या होती है, हमारे पास मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं, एक क्लास ए हो सकती है और एक क्लास बी हो सकती है। क्लास ए में कुछ फीचर्स हैं, फीचर्स का मतलब क्लास ए में कुछ मेथड्स हो सकते हैं और वेरिएबल्स मींस डेटा मेंबर्स हो सकते हैं, कुछ डेटा हो सकता है और कुछ मेथड्स हो सकती हैं क्लासेस के अंदर। और क्लास बी क्या करती है, इनहेरिट कर रही है क्लास ए से उसके फीचर्स को। इसका मतलब क्या है, क्लास बी ने इनहेरिट किया है तो क्लास बी में ए के सारे फीचर्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, मींस क्लास ए के जितने भी मेथड्स और वेरिएबल्स थे वो सारे के सारे क्लास बी में अपने आप पहुंच जाएंगे, आपको उनको कोडिंग दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कुछ आपने कोडिंग क्लास ए में लिखी है वो ऑटोमेटिकली क्लास बी में आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। इस सारे के सारे ए के फीचर्स बी में इनहेरिट हो गए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है हम ए के फीचर्स तो बी ने इनहेरिट किए हैं प्लस बी में कुछ अपने उसके खुद के फीचर्स भी हो सकते हैं जो हम उनमें डिफाइन करें, ठीक है। मतलब ऑटोमेटिकली एक कीवर्ड है एक्सटेंड्स। क्लियरली हम क्या लिखते हैं, नोटपैड विजिबल है, मैंने क्लास ए बनाई, इसमें कुछ कोडिंग लिखी है, कुछ भी कोडिंग हो सकती है इसमें, जो भी मैंने फीचर्स और डेटा और मेथड्स लिखे और फिर मैं लिखती हूँ क्लास बी और एक्सटेंड्स इज अ कीवर्ड, एक्सटेंड्स एस बी आएगा और स्मॉल में है एक्सटेंड्स। इनहेरिटेंस के लिए कीवर्ड यूज होता है, एक्सटेंड करना मतलब उसकी फंक्शनैलिटी को ऐड एक्सटेंड कर देना, बढ़ा देना, मतलब अब उसके तो ले लिए कुछ अपने भी एक्सटेंड कर, ठीक है। क्लास बी एक्सटेंड्स ए, अब इस लाइन के बाद में मैं जो कुछ भी बी में लिख, इस लाइन के बाद में क्या होगा, क्लास बी में ए के जितने भी फीचर्स थे वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली आ गए। तो जो ए के अंदर मैंने कोडिंग करी थी वो दोबारा मुझे बी के अंदर दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। बट मैं चाहती हूँ कि बी के लिए कुछ और एक्स्ट्रा भी मुझे डिफाइन करना है तो वो चीजें मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकती हूँ, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अबाउट द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में हम क्या करते हैं, एक क्लास के फीचर्स दूसरी क्लास में इनहेरिट करते हैं। जो ये क्लास है इसको हम क्या बोलते हैं, पेरेंट, पेरेंट कह सकते हूँ, बेस क्लास कह दो,
सुपर क्लास कह सकते हैं। ठीक है, जब ऊपर वाली क्लास को पेरेंट बोलोगे तो नीचे वाली को चाइल्ड बोलोगे, ऊपर वाली को बेस बोलोगे तो नीचे वाली को डिराइव बोलते हैं, जब ऊपर वाली को सुपर बोलोगे तो नीचे वाली को सब बोलोगे। पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, बेस क्लास, डिराइव्ड क्लास, डिराइव्ड या डिराइव्ड, सुपर क्लास, सब क्लास, इस तरह से इनको यूज करते हैं। ठीक है, तो जो इनहेरिट हो रही है उसको चाइल्ड, डिराइव्ड और सब, जो इनहेरिट जिसके फीचर्स इनहेरिट कर रहे हैं पेरेंट, बेस और सुपर क्लास। ठीक है, कुछ भी कह सकती हूँ। समझ आया मीनिंग क्या है इनहेरिटेंस का? ठीक है, अब बेसिकली वो कह रहे हैं सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है इनहेरिटेंस का? सबसे बड़ा बेनिफिट है रीयूजेबिलिटी। इनहेरिटेंस जब भी आता है उसको एक्सप्लेन करना है तो रीयूजेबिलिटी लिखना ही पड़ेगा। रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या है कि हम दोबारा उसी कोड को दोबारा रीयूज कर रहे हैं, मींस ए में लिखे हुए कोड को हम रीयूज कर रहे हैं। ठीक है, उसको मुझे दोबारा डिफाइन नहीं करना पड़ता है। रीयूज मतलब उसी के कोड को हम एक बार मैंने इसमें लिख दिया, उसी को ही दोबारा इसमें आ जाएंगे, तो इसका मतलब वो रीयूज हो गई, उसी फीचर्स को दोबारा नहीं लिखे, इसका मतलब सेम ही फीचर्स दोबारा रीयूज हो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रीयूजेबिलिटी, कि एक क्लास के जो फीचर्स, मेथड्स और वेरिएबल्स थे वो मैंने दूसरी क्लास में ऑटोमेटिकली इनहेरिट कर लिए, तो वो मुझे दोबारा डिफाइन नहीं करनी पड़ेगी। उससे क्या होगा, रीयूजेबिलिटी का फैक्टर मींस आपको कोडिंग कम करनी पड़ेगी। ठीक है, कोडिंग कम हो गई ना, जो कोडिंग इसमें करी थी वो ऑटोमेटिकली इसमें आ गई, तो आपको उतनी लाइंस का कोड बी में नहीं लिखना पड़ेगा। अगर उस तरह के कोड में कोई एरर होती तो वो एरर मुझे 10, फॉर एग्जांपल मैंने इस क्लास से और भी बहुत सारी क्लासेस बनाई हैं, मल्टीपल क्लासेस डिराइव कर सकते हो, चाइल्ड बना सकते हो, एक पेरेंट की मल्टीपल चाइल्ड हो सकती है। तो अगर कुछ एरर इसी के उस कोड में थी तो एक ही जगह चेंज करना पड़ेगा अगर इनहेरिट किया है। फॉर एग्जांपल मैंने बी से ए क्लास, सी है, डी है, ई है, ये सारी क्लासेस मैंने एक क्लास से इनहेरिट करी है। तो अगर यहाँ पे कोई एरर होती है तो मुझे सिर्फ यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा, जो इन्होंने इनहेरिट करी है ना वो ऑटोमेटिकली ही उनसे ठीक वाली इनहेरिट हो जाएगी, सही वाली। ठीक है, बट अगर मैं ऐसा इनहेरिटेंस नहीं करती हूँ तो मुझे ये सारा कोड हर एक के अंदर दोबारा दोबारा लिखना पड़ेगा, और अगर कोई चेंजेस करने तो हर एक क्लास के अंदर दोबारा दोबारा वो चेंजेस करने पड़ेंगे। तो बेनिफिट क्या होगा, रीयूजेबिलिटी से सेम कोड दोबारा यूज हो जाएगा, एक ही कोड को आप रीयूज कर सकते हो, उसमें जो चेंजेस हैं वो भी दोबारा दोबारा नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ एक ही जगह चेंज किए, बाकी सब जगह पे वो चेंजेस ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो एरर्स जो है एक ही बार ठीक करनी पड़ेगी, दोबारा उनको ऑटोमेटिकली वो सब में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, हर जगह पे इंडिविजुअली आपको करेक्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जो कंपाइलर के लिए कंपाइलेशन का काम कम हो जाएगा, क्योंकि कोड कम हो गया तो उतनी लाइंस का कोड उसको दोबारा कंपाइल नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज तुम 10 जगह लिखते हो तो 10 जगह कंपाइलर को तो कंपाइल करना ही पड़ेगा, चाहे तुमने सेम लाइन लिखी हो, पर तुमने अलग अलग लाइंस पे लिखा है, कोड किया है, तो उसको कंपाइलर को कंपाइल करना पड़ता है। ठीक है, आपके लिए टेस्टिंग इजी हो जाएगा, आपको दोबारा दोबारा देखना नहीं पड़ेगा उन लाइंस को, क्योंकि एक ही जगह चेक किया तो बाकी जगह पे वो लाइंस लिखी नहीं, ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो रही है। तो टेस्टिंग, डिबगिंग, ठीक है, एडिशन ऑफ प्रोग्राम, रीयूज करना, ये सारे के सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं इनहेरिटेंस की वजह से। ठीक है, समझ आ रही है चीज? तो दिस इज ऑल अबाउट योर इनहेरिटेंस, बाकी हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस की प्रोग्राम्स बना के देखेंगे कल। ठीक है, उसके 3 फॉर्म्स हैं, डायरेक्टली उनके प्रोग्राम्स बना लेंगे अगर फीचर समझ आ रहे हैं। समझ आ रहा है बच्चे? You can leave. Present or not? Bhupinder. Tina. हाँ जी मैडम, हाँ जी। Tina. Yes, ma'am.